हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वैल्यूएबल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना विज्ञान का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे पुष्पीय पौधों में जनन विधियाँ। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ में होगा। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे तो ये एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में होगा। तो मैं पहले ही बता दूँ, पहले तो ये हाई लेवल का है थोड़ा, ठीक है, और पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा, जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियो और आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन अपना ये रहा। क्वेश्चन है कि एक ही पौधे में उनके परागकोश से निकले निकले पराग कणों का उसी पौधे के अन्य फूल में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि जो एक ही पौधे हैं, एक ही पौधे में एक ही पौधे में उनके परागकोश। अब ये परागकोश परागकण ये तो पता होंगे ना आपको, अगर नहीं पता तो मुझे बताना। मैं इसकी पूरी सेपरेट क्लास दूंगा आपको, कम से कम 2 से 3 घंटे की क्लास होगी इसकी, लेकिन पूरा एकदम इसको डीपली पढ़ लेंगे, क्योंकि अब ये एमसीक्यूज़ में मैं लेके आऊँ तो पूरा तो मैं बता नहीं सकता इसको। ठीक है, तो देखो क्या था कि उनके परागकोश से निकले परागकण। ठीक है, परागकण उसी पौधे के एक अन्य फूल में मतलब हस्तांतरण हो जाता है, ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे ये फूल है कोई सा, तो एक इस फूल के जो परागकण है वो इस फूल में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ऐसा अपने से क्वेश्चन बोल रहा है कि जब वो दूसरे फूल में हस्तांतरण हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं। जैसे परागण आपको पता हो ना, पोलिनेशन होता है, जैसे कोई भंवरों द्वारा होता है। जैसे यहाँ से कोई इंसेक्ट इस पर चोट जाती है, वो इसका परागण यहाँ से ले आकर इस फूल पर बैठ जाएंगे तो इसका परागण यहाँ गिर जाएगा इसका। ठीक है, तो ये इसमें इसमें नया फूल खिल जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं। तो वो तो उसको कहते हैं। देखो ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए, जो भी आपका ऑप्शन है, और आपका रिजल्ट आप मुझे फिर बताना कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हैं। तो देखो ऐसा होता है, इसमें सजातीय जो पुष्पीय परागण होता है ना, ये होता है देखो सजातीय पुष्पीय परागण। ठीक है, तो इसका आंसर ही होगा। बाकी अपन इसको क्लास में करेंगे कि परागण क्या होता है, परागकोश क्या आता है, कैसे ये एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। और जैसे बहुत सारा आता है कि चींटियों द्वारा जो परागण होता है उसे क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। और जो जैसे सांप द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं, पक्षी द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं। ऐसा ना पता हो ना, पक्षी द्वारा परागण क्या बनता है, ऑर्निथोफिली। ऐसा करके वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइट्रस के असंगजनिक भ्रूण किसमें बनते हैं। क्वेश्चन है कि साइट्रस के असंगजनिक भ्रूण किसमें बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए कि साइट्रस के असंगजनिक भ्रूण किसमें बनते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो साइट्रस के जो असंगजनिक जो भ्रूण बनते हैं ना फ्रेंड्स, वो बनते हैं, देखो बनते हैं क्या बनते हैं, देखो वो बीजांड में बनते हैं। ठीक है, बीजांड के भीतर बनते हैं। ठीक है, बीजांड के भीतर भी बनते हैं, और किसमें बनते हैं, तो बीजाणु भीतर का एक टिश्यू होता है, उसके अंदर ये बनते हैं। कौन से साइट्रस के जो असंगजनिक जो भ्रूण बनता है, तो उसका भ्रूण कहाँ पे बनता है, साइट्रस का जो भ्रूण बनता है वो बनता है देखो बीजांड के भीतर बनता है। जैसे बीज होगा कोई सा भी, ठीक है, उसके इस बीज के देखो भीतर बनता है। और इसमें इस बीज में क्या होता है, तो इसमें बीजाणु भीतर एक टिश्यू होता है। क्या होता है, टिश्यू बोलो या उत्तक बोलो, ठीक है, टिश्यू को वही हिंदी में बोलते हैं उत्तक ही बोलते हैं। तो क्या होता है, इसके बीच में टिश्यू होता है, तो ये देखो उससे बनते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। दोगुने अंडे से नहीं, सहायक कोशिकाओं से नहीं, तो ये बीजांड के भीतर बीजाणु होते हैं, उत्तक से बनते हैं, वैसे साइट्रस के असंगजनिक भ्रूण। ठीक है, तो अफसो थोड़ा ये भी अब एमसीक्यू है। ठीक है, अब एमसीक्यू के हिसाब से ही इसको लेना। ठीक है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु परागित फूल कैसे होते हैं। जो वायु परागित फूल होते हैं, सॉरी, तो क्या क्वेश्चन था कि वायु परागित फूल कैसे होते हैं। ठीक है, जो वायु परागित जो फूल होते हैं वो कैसे होते हैं, तो क्वेश्चन ये है। तो देखो वायु परागित जो फूल होते हैं ना, तो ये देखो इन फूलों की देखो खासियत क्या है कि देखो बहुत छोटे होते हैं क्या, तो ये देखो बहुत छोटे होते हैं, और संख्या में देखो क्या होते हैं कि संख्या में कम होते हैं। और क्या होते हैं कि जो इनका जिनका परागकण है ना, वो कैसा होता है, सूखा होता है। तो सूखे परागकणों को बनाने वाले होते हैं कुल मिला के। ये जो वायु परागित फूल होते हैं ना, क्या करते हैं, सूखे जो होते हैं ना, सूखे परागण कणों को बनाने वाले होते हैं। कौन से, जो वायु परागित फूल होते हैं, जो फूल बनते हैं वायु परागित फूल के, वो फूल कैसे होते हैं, तो देखो सूखे होते हैं पहले तो। ठीक है, सूखे होते हैं, और क्या होता है, और ये क्या करते हैं, पराग कणों को बनाते हैं। ठीक है, जो वायु परागित फूल होते हैं क्या करते हैं, पराग कणों को बनाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या था, छोटे मकरंद नहीं, मकरंद नहीं, छोटे चमकीले रसीले नहीं, छोटे बहुत संख्या में सूखे
पर आंकड़ों को बनाने वाले आंकड़ों क्या होगा है, मकरंद ये तो होगा नहीं, तो ये आंकड़े नहीं होगा एक्चुअली, ये होगा आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन छोटे ये संख्या में बहुत कम होते हैं और सूखे इसको परागण को बनाते हैं, ठीक है। ये आंकड़ों को नहीं, परागण को बनाते हैं, किसको, परागण को बनाते हैं, ठीक है। थोड़ी टाइपिंग एरर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पुष्पी भाग निषेचन पश्चात फल भित्ति बनाता है, ठीक है। अभी इसके तो एक्सपेक्ट करूँगा यार, इसका आंसर तो कर ही लोगे। फल भित्ति कौन बनाएगा, न्यूसेलस बनाएगा, बाह्य अध्यावरण बनाएगा, ठीक है, या अंडाशय भित्ति या ननोब दबाव, कौन सा बनाएगा, तो आप अपना ऑप्शन चूज कर लीजिए। तो देखो देखो क्या है कि कौन सा पुष्पी भाग, मतलब फूल का वो पुष्प का कौन सा भाग है जो निषेचन के बाद फल भित्ति बनाएगा, तो कौन बनाएगा। फल कैसे बनता है, देखो फल बनाने के लिए देखो क्या जरूरी होता है, अंडा, तो कौन बनाएगा, अंडा से भित्ति बनाएगा, ठीक है। अभी अपन देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और देखो इसका बहुत बड़ा पार्ट है, ऐसा छोटा पार्ट नहीं है। ऐसे अगर पढ़ाने चाहो तो कम से कम 3 से 4 घंटे से इसमें समझने में आराम से लग जाएंगे, क्योंकि इसमें देखो बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो अब ये फल भित्ति क्या होती है, फूल कैसे बनते हैं, अब इसमें भी देखो ट्रू फूल कौन सा होता है, या सत्य असत्य फल कौन सा होता है, ठीक है। जो फूल से बने फल से बने वो सत्य होगा या सत्य फल होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो अपन एक जब मैं एक प्लांट का एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, अगर आप बोलोगे तो प्लांट में अपन ये सब समझ लेंगे, ठीक है। फल भित्ति क्या, अंडा से भित्ति क्या, सत्य फल क्या, असत्य फल क्या होते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं, कैसे फल बनते हैं, ठीक है। क्या परागण होता है, वायु कितने परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो वो सब अपन नेक्स्ट आप बोलोगे तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट इसका बना देंगे उसके ऊपर, तो ये सीरीज में सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी एमसीक्यू के हिसाब से ऐसे ले लो, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कि देखो आपकी बायोलॉजी में क्या पकड़ है, कितने क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, कितने क्वेश्चन समझ पा रहे हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना निषेचन से प्राप्त फल को कहते हैं, मतलब बिना निषेचन से प्राप्त फल को कहते हैं। निषेचन तो पता होगा ना यार, ये भाई इतना देखो सबने पढ़ा भी था, बिना निषेचन से प्राप्त जो फल उससे क्या कहते हैं, तो पार्थेनोग्राफी कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, भ्रूणिता कहते हैं, पोलोगेमी कहते हैं। देखो अब देखो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे पार्थेनोग्राफी, पार्थेनोजेनेसिस और पोलीगेमी के अंदर, देखो इसमें आप देखो कन्फ्यूजन सा आपको हो रहा होगा, ठीक है। देखो इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो जो बिना निषेचन से जो फल बनाता है वो होता है पार्थेनोग्राफी में, ठीक है। किसमें होता है वो, तो पार्थेनोग्राफी में होता है, ठीक है। अब उसे हिंदी में देखो, हिंदी में से बोलते हैं अनिषेक जनक, ठीक है। अगर कोई प्योर हिंदी में दिल जाए तो अनिषेक जनक किसी को बोलते हैं, किसको, अनिषेक जनक लिख देता हूँ चलो, इससे बोलते हैं अनिषेक जनक, ठीक है। शेख जनक बोलते हैं इसको हिंदी में, अरे हिंदी में ना भी याद रखो, ठीक है। पार्थेनोग्राफी याद रखो, यही ज़्यादा पार्थेनोग्राफी देखने को मिलेगा, लेकिन ठीक है किसी को रखना हो तो, ठीक है, देख सकते हैं। देखो ये पार्थेनोग्राफी क्या होता है, देखो पार्थेनोग्राफी देखो ये क्या होता है कि देखो बीज रहित फल जब ये क्या होता है, देखो ये बीज रहित फल, ये बीज रहित होते हैं, पहली बात होती है कि पार्थेनोग्राफी में क्या होता है कि देखो बीज रहित फल बस में बनता है, ठीक है। और उसमें जो फल बनता है ना वो बिना निषेचन के ही बन जाता है, ठीक है। इसकी स्पेशलिटी के बिना निषेचन के ही, और ये सब तो पूछा था बिना निषेचन से जो फल बनता है उसमें किसमें बनता है, तो पार्थेनोग्राफी में बनता है, ठीक है। तो इतना देखो, अब देखो पार्थेनोग्राफी के बहुत सारे टाइप हैं, तो इसके प्रकार हम देखोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, अब तो लंबे हो जाएंगी, तो अपन इसको देखेंगे और बोलोगे तो इन सबको एक ही वीडियो में समेट लेंगे, ठीक है। ये निषेचन का, पार्थेनोग्राफी क्या, पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, ठीक है, पोलोगेमी क्या, पोलोगेमी, मोनोगेमी, ये सब समझ लेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक में आपको ग्लाइको ऑक्सीनोमा की आशा होगी, मतलब ग्लाइकी ऑक्सीनोमा की इसमें आवश्यकता होगी, ठीक है। तो देखो क्या होगा, गेहूं का भ्रूणपोष, अरंड का भ्रूणपोष, पत्ती की खम्भ की कोशिकाएं या मूलरोम, ठीक है। अरे ये खम्भ लिखा ना, चलो इसमें कोई हो रहा हो तो देखो खम्भ किसको बोलते हैं, पेलिसेड कोशिकाएं बोलते हैं इसको, इंग्लिश में खम्भ को क्या बोलते हैं, पेलिसेड, ठीक है। अब ये बायोलॉजी के टर्म्स है भैया, पेलिसेड बोलते हैं इसको, ठीक है, पेलिसेड,
तो देखो क्या आंसर होगा। अरे आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा निम्नलिखित में कौन सी एक आपको ग्लाइको ऑक्सीनोमा की आशा होगी तो आपकी होगी अरंड में, ठीक है। अरंड का ब्रह्मपोष में होगी, ठीक है, अरंड में होगी। तो देखो अरंड एक वो अरंडी वाला ही होता है, ठीक है। हाँ वही मिलता जुलता, बिल्कुल सही सही सोच रहे हो आप। अगर वो सोच रहे हो तो एकदम करेक्ट सोच रहे हो, उसी की बात हो रही है अरंड की, ठीक है। अरंड का जो तेल होता है ना, तो उसी उसी की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा अरंड का ब्रह्मपोष क्या, अब देखो ये अरंड की थोड़ी सी खासियत बताता हूँ। देखो अगर हाँ तो देखो ये क्या होता है कि अरंड के पादप ये क्या था, उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी क्या, ठीक है, क्या होते हैं ये उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी होते हैं, अरंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। अरे उभयलिंगी मतलब एक ही पादप में नर पार्ट और मादा पार्ट दोनों होते हैं। उभयलिंगी का मतलब ये होता है, क्या होता है उभयलिंगी का मतलब कि एक ही पार्ट में नर और मादा, मतलब मेल फीमेल के कैरेक्टर होते हैं। किसके, मेल और फीमेल के कैरेक्टर होते हैं एक ही पार्ट में, तो वो होता है आपका उभयलिंगी, ठीक है। और देखो इसकी एक और खासियत बताता हूँ अरंड की। देखो अरंड का देखो वहीं से क्वेश्चन बन जाता है। देखो अरंड की एक और खासियत क्या है कि इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें 5 पादप है ना, 5 पादप 5 पादप, इसके जो 5 पादप होते हैं ना, उसके पुंकेसर के एक स्थान पर ही समूह बनाकर रहते हैं। इसमें जो 5 पादप है, 5 पादप एक समूह बनाकर रहते हैं इसमें, किसमें, पुंकेसर में। पुंकेसर में एक स्थान, जैसे पुंकेसर होगा, पुंकेसर में क्या, पुंकेसर में समूह बनाकर रहते हैं, ठीक है। 5 पादप एक साथ किसमें, अरंड में, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। और इसमें देखो जो बीज पाया था ना अरंड के, जो बीज पाया था, अगर देखो देखो अरंड के एक थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। जो अरंड के बीज होते हैं ना वो क्या होते हैं, देखो अरंड के जो बीज होते हैं ना, भ्रूणपोषी बीज पाया जाता है इसमें। कौन से, भ्रूणपोषी बीज, भ्रूणपोषी भ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इतनी बात अपने यहाँ से हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोनल सस्पेंसर का क्या कार्य होता है। एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोनल सस्पेंसर का कार्य क्या होता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन तो देखो वो बना लेगा जिसे एंजियोस्पर्म पता होगा कि एंजियोस्पर्म में होते क्या एक्चुअली, ठीक है। तो बताओ क्या आंसर होगा, देख लो आप। तो देखो इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसमें देखो क्या होता है कि जो आपका एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियोनल सस्पेंसर होता है ना, देखो ये क्या करता है एम्ब्रियोनल सस्पेंसर, तो जो भी भ्रूण होता है ना, भ्रूण ठीक है, तो वो जो जो भी भ्रूण का एंडोस्पर्म में क्या करता है, एम्ब्रियो को धकेलता है, मतलब उसको आगे बढ़ा देता है, उसको आगे धकेल देता है एम्ब्रियोनल में, ठीक है। क्या करता है, ऐसे आगे धकेल देता है, लेकिन धीरे धीरे से आगे धकेल देता है इसको, एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो को, एंडोस्पर्म में एनजीओ को धीरे धीरे आगे धकेल देता है। कौन, एम्ब्रियोनल सस्पेंसर, ठीक है। ये वैसे एक, अरे यार पेन कैसे चल रहा है, सॉरी। चलो देखो इसका आंसर क्या होगा, वृद्धि वृद्धि नहीं कराता, एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो को धकेल देता है, लेकिन कभी कभी यहाँ लिखा ना धीरे धीरे धकेलता है तो वो भी सही होगा, ठीक है। लेकिन धकेलने का काम ही करता है, ठीक है, इतना ध्यान में रख, लेकिन धीरे धीरे धकेलता है, ठीक है। और इसको बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे इसमें देखो, और देखो जैसे जैसे ये एम्ब्रियोनल सस्पेंसर देखो एक क्या है, ऐसे क्रिया एक टाइप की है जिसमें धकेलने की जाता है। ऐसे 4D हो गई, ये 4D भी सीखा है, इसमें 4D करते हैं, तो 3D भी सीखा होता है, ठीक है। और 3D 4D में क्या करते हैं, भ्रूण को बनाते हैं, क्या करते हैं इसमें, भ्रूण को बनाते हैं इसमें, ठीक है, भ्रूण को बनाते हैं। ये 4D में धीरे धीरे आगे ले जाता है, ठीक है। अच्छा एंजियोस्पर्म क्या, एंजियोस्पर्म पता है जो एंजियोस्पर्म का था, थोड़ा सा देख लो एंजियोस्पर्म को, लेकिन याद रखना एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोनल सस्पेंसर का कार्य क्या होता है कि एंडोस्पर्म को धीरे धीरे, सॉरी मैं वापस आऊँगा, थोड़ा सा हो गया था। अच्छा एंजियोस्पर्म देखे थे, तो एंजियोस्पर्म क्या होता है, देखो एंजियोस्पर्म क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता है, देखो ये एंजियोस्पर्म, देखो एंजियोस्पर्म का मतलब ही बीज होता है। क्या होता है, बीज होता है, मतलब ऐसा बीज जो क्या होता है कि वो अंदर विकसित होकर क्या करता है, एक फल बना देता है। क्या होता है, अंदर विकसित होकर क्या करता है, ये फल बना देता है, ठीक है। क्या अंदर विकसित होकर फल बना देता है, क्या एंजियोस्पर्म क्या होता है, विकसित होकर फल बना देता है, ठीक है। ठीक है, बीज से याद रख लो, एंजियोस्पर्म मतलब बीज, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। और इसे ही आवर्त बीजी भी बोलते हो आप, ठीक है। क्या बोलते हो, जो एंजियोस्पर्म का जो सबसे, अच्छा इसको ही क्या एंजियोस्पर्म को क्या आवर्त बीजी भी हिंदी में बोलते हैं, अगर अगर कोई कन्फ्यूजन हो जाए तो क्या बोलते हैं, आवर्त बीजी, आवर्त बीजी,
ठीक है, किसको बोलते हैं, एंजियोस्पर्म को बोलते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म कौन सा है, बता सकते हैं? जो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म का अगर एग्जांपल देना हो कि कौन सा पेड़ है जो सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है, सभी ने देखा होगा, यूकेलिप्टस। लिप्टस का जो है ना, लिप्टस, वो सबसे बड़ा आवृतबीजीय एंजियोस्पर्म है। कौन? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस देखो ना, लिप्टस तो बोलते हो वे रोड के पास होते हैं वही, यूकेलिप्टस सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें डाइकोट होने के बावजूद कोटेलिडन्स का अभाव होता है? ठीक है, डाइकोट्स होने के बाद भी कोटेलिडन्स का अभाव होता है। तो आप देख लीजिए आपको कौन सा। अब हम थोड़ा सा फटाफट फास्ट करते हैं। आप बता दीजिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखो मैं सबकी पूरे सबको एक में ले लूँगा और जो सब क्वेश्चन आ रहे हैं इनको अपन पूरे डिफाइन कर लेंगे और अच्छे से थोड़ा सा डीपली गहराई से पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा यहाँ क्या पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो देखो थोड़ा आप फटाफट करते हैं। आप आंसर सोच लीजिए, मैं आंसर बताना शुरू करूँ। ठीक है, तो डाइकोट होने के वजह से कोटेलिडन्स का अभाव होता है। देखो वो होता है कस्कुटा में। ठीक है, किसमें होता है? तो कस्कुटा में। ठीक है, अच्छा कोटेलिडन का क्या मतलब होता है? देखो कोटेलिडन का मतलब होता है, सीधी सीधी भाषा में समझो ना, तो पत्ता। अरे पेड़ का पत्ता, पत्ता देखो ना, पत्ता, पत्ता ना नहीं आएगा। चलो ये बना देते हैं पत्ता। अजीब सा बना, ठीक है चलो। ये पत्ता ही होता है, इसका मतलब क्या, कोटेलिडन्स का मतलब पत्ते होता है। ठीक है, ये कोटेलिडन्स लगा ना, पत्ता। अच्छा, डाइकोट माइकोट से क्या देख रहे हो आप? डाइकोट क्या होता है? डाइकोट, डाइकोट मतलब होता है दो बीज पत्री। देखो ना, डाइकोट और मोनोकोट। मोनोकोट का मतलब होता है एक पत्र बीजी। अरे मोनोकोट का मतलब होता है एक पत्र बीजी, एक पत्र बीजी। और डाइकोट का मतलब ये मतलब डाइकोट होने के बावजूद भी कोटेलिडन्स का अभाव किसमें होता है? तो कस्क्यूटा में होता है। ठीक है, ये एब्सर्प्शन में बढ़ते हैं इसको, कस्क्यूटा को। ठीक है, और डाइकोट मतलब दो पत्र बीजी और मोनोकोट मतलब एक पत्र बीजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फटाफट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइटिस में बीज रहित फलों का निर्माण होता है। कहाँ होता है? वाइटिस में बीज रहित फलों का निर्माण होता है। जल्दी जल्दी अपना आप देख लीजिए आपका कौन सा आप ऑप्शन टिक कर रहे हो। ठीक है, तो वाइटिस में बीज रहित फलों का निर्माण देखो कहाँ होता है? तो पार्थेनोकार्पियम में होता है। किसमें होता है? पार्थेनोकार्पियम होता है। ठीक है, वाइटिस किसमें होता है? पार्थेनोकार्पियम में। वाइटिस में बीज रहित फलों का निर्माण कहाँ होता है? तो पार्थेनोकार्पियम में होता है। ठीक है, हम फटाफट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th कि किस पौधे का आर्थिक महत्व कम हो जाएगा यदि उसके फल पार्थेनोकार्पियम में निर्मित हो? ठीक है, किस पौधे का आर्थिक महत्व कम हो जाएगा यदि उसके जो फल हैं वो पार्थेनोकार्पियम में निर्मित हो? ठीक है, तो पार्थेनोकार्पियम पहले हम डिस्कस कर चुके हैं अपन शायद एक बार पार्थेनोकार्पियम का ना। तो क्या होगा, जल्दी जवाब आंसर बताओ। तो देखो वो किस में होगा? तो अनार में। पार्थेनोकार्पियम में निर्मित हो जाएगा तो अनार में। अनार में से होता है कि ठीक है कि इसका जो महत्व है ना कम हो जाएगा जब पार्थेनोकार्पियम में निर्मित हो। ठीक है, कौन सा? तो अनार। अच्छा ना, पार्थेनोकार्पी, चलो ये अच्छा है कि पार्थेनोकार्पी शब्द है, मतलब इसका क्या अर्थ है? पार्थेनोकार्पी का क्या होती है? पार्थेनोकार्पी, तो पार्थेनोकार्पी देखो होती है, क्या होती है? ये लैंगिक जनन होती है। क्या होती है पार्थेनोकार्पी में? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन होता है पार्थेनोकार्पी में। क्या होता है? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मुकुलन, मोबिलाइजेशन, पुनर्जनन, ये सब चलो देख लेंगे सब क्या होते हैं। ठीक है, बाद में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज रहित अंगूर किसके कारण उत्पादित होते हैं? जो बीज रहित अंगूर होते हैं, अब तो अंगूरों में आजकल होते कहाँ हैं, तो बहुत नाम मात्र का हो जाता है। देखो ना अंगूर छोटा सा, पहले तो पहले क्या बड़े बड़े बीज होते हैं, अब तो थोड़े कुछ दिखते नहीं कि बीज है भी कि नहीं है। ठीक है, नहीं देखते ना। तो बीज रहित अंगूर किसके कारण उत्पादित होते हैं? तो देखो ये किस में होगा? देखो ये होगा पार्थेनोकार्पी में होगा। तो बीज रहित अंगूर किसके कारण उत्पादित होते हैं? तो पार्थेनोकार्पी में से। ठीक है, अच्छा कोई पार्थेनोजेनेसिस मत कर देना। ठीक है, ये पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोकार्पी सब देखेंगे अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजियोस्पर्म का मादा गेमेटोफाइट सामान्यतः होता है। चलो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान में रख लेना। तो देखो जो एंजियोस्पर्म का मादा गेमेटोफाइट की समानता होती है, देखो इसमें क्या होता है कि इसमें देखो इसमें 7 कोशिकी होती है और 8 केंद्रकी होती है। क्या होती है? 7 कोशिकी होती है और 8 केंद्रकी होती है। ठीक है, सात तो कोशिकी होती है और 8 केंद्रकी होता है। ठीक है, कहाँ है ये? 7 कोशिकी तथा 7 केंद्रकी, 8 कोशिकी तथा 7 केंद्रकी, 7 कोशिकी तथा 8 केंद्रकी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूनिकोलस के साथ ओव्यूल्स
माइक्रोपाइल के समीप स्थिर होते हैं जिसे कहते हैं। ठीक है, क्या है कि फ्यूनिकुलस के साथ ओव्यूल्स माइक्रोपाइल के समीप स्थिर स्थिर होते हैं, इसे कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चलो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा। तरीके से इसे बोलते हैं एनाट्रोपस। क्या बोलते हैं इसे? एनाट्रोपस बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रोपिस है, एनाट्रोपस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण कोश में पराग नलिका भ्रूण कोश की किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लेना। ठीक है, कि भ्रूण कोश में पराग नलिका भ्रूण कोश की किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है? तो एक्सेल सॉरी, आज पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो क्या है कि भ्रूण कोश में पराग नलिका भ्रूण कोश की किस कोशिका से होकर प्रवेश करती है? कौन सी कोशिका से होकर प्रवेश करती है? तो देखो वो कोशिका है आपकी, तो वो कोशिका क्या आपकी? एक सेल नहीं, सेंट्रल सेल नहीं, नहीं नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा डी, डिग्रेनेटेड सेनेराइड, जो से होकर ये क्या, ये पराग नलिका में भ्रूण में प्रवेश करती है। ठीक है, अच्छा अगर ये हिंदी में आपको मिल जाए तो देखो, हिंदी में बहुत अजीब सा नाम है इसका, अपहासी सहायक कोशिकाएं। इसे हिंदी में बोलते हैं क्या? अपहासी, अभयासी, अभयासी कोशिका, ऐसा इसका नाम है हिंदी में। ठीक है, अब इंग्लिश में ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इजीली रहेगा। क्या? डिग्रेनेटेड सेनेराइड कोशिका। ठीक है, बायोलॉजी के टर्म्स से बड़ी खतरनाक होते हैं सब। ठीक है, ये लिखा है, अरे ये क्या लिखा गया है? ये व्रंत है। ठीक है, व्रंत जिसके द्वारा, क्या है ये? व्रंत। ठीक है, व्रंत जिसके द्वारा बीजांड प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, क्या कहलाता है? तो देखो ऐसे बोलते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल बोलते हैं इसको। ठीक है, फ्यूनिकल बोलते हैं, फ्यूनिकल। ठीक है, जो जो व्रंत जिसके द्वारा बीजांड प्लेसेंटा जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तो फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है, फ्यूनिकल। तो होप्स ऑफ फ्रेंड आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो आप मुझे बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी और किस क्वेश्चन कैसे थे, किस लेवल के थे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, इसमें मैंने 16 क्वेश्चन ही लिए हैं। ठीक है, इसके आगे आगे के क्वेश्चन और मैं लेके आऊँगा, तो जिससे देखो कुछ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इस टॉपिक से, तो आपके सारे देखो एमसीक्यू में वो कवर भी हो जाएंगे। और आप बता दीजिएगा अगर इस पर आपको पूरी क्लास चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ, तो मैं वो भी लेके आ जाऊँगा। ठीक है, इसमें पॉइंट टू पॉइंट अपन सारी बात कर लेंगे, फालतू ज़्यादा नहीं लेके आऊँगा। तो ऐसे बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें इतना कुछ पढ़ने का होता है कि सर बहुत कुछ। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे बीजाणु का नाम ही नहीं सुना होगा, या इनके उनके फिर एग्जाम्पल वगैरह वगैरह, सर बहुत कुछ है। पुष्पी पौधों का जनन विधि है सर, बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।